हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। जो सीरीज हमने चलाई हुई है उस सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर आपने उसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि हम किस तरह अपने पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और किस तरह से सेल्फ स्टडी करके खुद से काम कर सकते हैं। बट अगेन, मेरी किसी तरह की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती। जस्ट एक स्टडी के रूप में मैं एक स्टॉक को पिक करता हूँ, और हम उसमें अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक के बारे में। जो आज के स्टॉक है वो आरबीएल बैंक की बैंक है। तो नॉर्मल बैंक की तरह ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि इसका ब्रांच क्या है, क्या इनका कस्टमर जो इनके ब्रांच नेटवर्क है वो 538 ब्रांचेस का है, 388 एटीएम्स हैं, और एंड 1200 बिजनेस कॉर्पोरेशन एसोसिएट है इनके अक्रॉस इंडिया, और प्रेजेंट इन 500 डिस्ट्रिक्ट एंड सर्विसिंग इन 18,000 पिन कोड। तो 18,000 पिन कोड के अंदर अपनी सर्विसेज ये अभी इस टाइम पे दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट 538 की ब्रांच है। और जो कस्टमर बेस इन्होंने दिया हुआ है, द बैंक कस्टमर बेस इज अबव 1.4 करोड़ पर सेगमेंट। जो सारे सेगमेंट हैं इनके, उसमें इनका जो टोटल कस्टमर है 1 करोड़ 4 लाख के या 40 लाख के आसपास अराउंड है, और 6+ लाख कस्टमर इन वर एट इन Q3 फाइनेंशियल 24। जो लास्ट क्वार्टर था दिसंबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था, उसमें उन्होंने 6 लाख से ज्यादा कस्टमर एक ही क्वार्टर में ऐड किए। तो एक अच्छी बात थी। लोन बुक का साइज उन्होंने दे रखा है यहाँ पे 58% ऑफ लोन बुक कंसिस्ट ऑफ रिटेल लोन्स, द रेस्ट 42% कंसिस्ट ऑफ होलसेल लोन। तो जो उनका लोन है जो ज्यादा इन्होंने फोकस करता है, रिटेल पे ज्यादा फोकस करते हैं, और होलसेल पे कम है। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूट बैंकिंग 31% है, कॉमर्शियल बैंकिंग 11% है, बिजनेस लोन 9% है, क्रेडिट कार्ड 20% है, पर्सनल लोन 4% है, माइक्रो फाइनेंस 9% है, हाउसिंग लोन 8% है, रूरल व्हीकल फाइनेंस 2% है, एग्रीकल्चर 2% है, अदर 4%। तो एक अच्छी बात है, इन्होंने बहुत डिटेल में अपना सारा ब्रेकअप दिया गया है कि कितना कितना परसेंट हमारा जो रेवेन्यू आता है वो किस सेगमेंट से कितना कितना परसेंट आता है। तो अब फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। जो मार्केट कैपिटल है इनका 1593 करोड़ का है, स्टॉक पे 12.6 का है, आरओसी 6.89 है, और जो लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 1194 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग कोई है नहीं। इंडस्ट्री भी 12.6 का है, करंट प्राइस 263 का है, बुक वैल्यू 226 का है। तो बुक वैल्यू से ज्यादा दूर नहीं है, बुक वैल्यू के आसपास ही है। आरओई 9.31 का है। पैजिंग कोई है नहीं। लाइफ टाइम जो इसका प्राइस है 717 का है, लाइफ टाइम हाई। और जो 52 वीक लो था वो 139 था, और जो हाई मैंने बनाया था वो 301 का बनाया था। डिविडेंड थोड़ा बहुत बैंक देता है। फेस वैल्यू 10 का, डेट इक्विटी 7.26 है। इन्होंने भी जो लास्ट मार्च क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट किए थे वो कल ही पोस्ट किए थे। तो एक बार अगर हम वो रिजल्ट कंपेयर करते हैं लास्ट क्वार्टर से, तो 2643 लास्ट 23 में मार्च में रेवेन्यू था इनका, जो इस बार बढ़कर है वो 339 आया। ठीक है। और नेट प्रॉफिट 299 से बढ़कर 364 हो गया। तो अच्छा खासा आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में आई, और सेम ही कहते हैं और रेवेन्यू में भी आई। अगर आप उससे पहले दिसंबर का हम देखेंगे तो दिसंबर में 2497 का था, जो बढ़कर 3191 का हो गया। और जो नेट प्रॉफिट 225 का था वो बढ़कर 245 हो गया, 5 का आया। और उससे पहले सितंबर का आप देखोगे तो सितंबर में भी सही था, 2286 से 308 करोड़ से का हुआ, और जो नेट प्रॉफिट था 188 से बढ़कर और 331 का हुआ। सेम जून का। तो आप देखो 3 4 क्वार्टर में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी है, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। और ईयरली ग्रोथ देखें तो ईयरली ग्रोथ में 371 से डेटा हमारे सामने है, 7 साल का डेटा है। रेवेन्यू 3713 करोड़ से बढ़कर 12,394 करोड़ का हो गया। ठीक है। नेट प्रॉफिट 447 से बढ़कर 4260 का हो गया। तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में लगातार अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, और हाईएस्ट एवर इन्होंने क्या कहते हैं ईयर के नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। अब बैलेंस शीट में देखा तो बैलेंस अभी मार्च 2024 की अपडेट नहीं की है स्क्रीन डॉट इन ने, और उससे पहले अगर आप देखोगे तो अब 600 इक्विटी कैपिटल इनके पास है। रिजर्व इनके पास 12926 मार्च 2023 तक का डेटा हमको अभी नजर में आ रहा है। ठीक है। और जो फिक्स एसेट 594 के हैं, और सिर्फ आईपी 45 का है। इन्वेस्टमेंट इनका 28,730 करोड़ का है। तो एक अच्छी बात है। जो मार्केट कैपिटल कुल कितने की है कंपनी की, मार्केट कैपिटल ओनली 15,923 करोड़ के, ऑलमोस्ट 16,000 की मार्केट कैपिटल है। बट उसके सामने हमारे पास अच्छा खासा एसेट है, अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट है, और अच्छा खासा रिजर्व भी है। तो एक अच्छी बात है, तभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर हमने ऊपर भी देखा, प्रमोटर को है नहीं, तो उसकी मेजर होल्डिंग एफआई और डीआई जो इंस्टीट्यूट है उनके पास। एफआई के पास 25% है, और डीआई के पास 25% है, और जनरल पब्लिक के पास 54% है। उसमें से भी जो 3362
8 9 10 11 12 12 12 12 13 14% के आसपास, मतलब मान लेते हैं तो 14.32 है ये, ऑल ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड में ही है। तो लगभग 40% जो बचती है वो अभी हमें नजर आती है नॉर्मल रिटेल के पास। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि जो 1% से कम की हिस्सेदारी होती है वो यहाँ पे शो नहीं होती है। 1% से ऊपर की 1% या 1% से ऊपर की हिस्सेदारी यहाँ पे शो होती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 40% पूरी की पूरी नॉर्मल पब्लिक के पास है, या फिर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट फिर भी जो मेजर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर ही है। अब एक बार देख लेते हैं टेक्निकल से। ये अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है और इसी पैटर्न का इन्होंने ब्रेकआउट दिया, टेस्ट भी किया, और जो अभी जो न्यू हाई बनाया था, सॉरी, जो 30152 का जो हाई बनाया था वो अभी बनाया था। ये जो पैटर्न है, ये कप हमारा, ये एक और हैंडल, ठीक है, ये एक और छोटा सा हैंडल, फिर हैंडल, और ये फिर हैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल। इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, बट इस पे इससे नीचे नहीं आया, अदरवाइज ये पैटर्न हमारा फेल हुआ था। उसको नीचे नहीं आया, वापस ऊपर गया, ठीक है, फिर टेस्ट किया, और इन्हें जो सब रेसिडेंट था इसको पार करके ऊपर इन्हें चलना शुरू कर दिया। तो जनरली इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं ना, काफी लंबी रेंज के बाद, और कॉम्प्लेक्स वे में, और ऊपर से फंडामेंटल भी अच्छे हों, तो ऐसे पैटर्न फेल नहीं हुआ करते, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टारगेट करने की, वो फास्ट हो जाती है और जल्दी हो जाती है। तो इसका जो टारगेट 70% की ग्रोथ है इसके अंदर, बट अभी जो करंट प्राइस है जो हमारी ग्रोथ नजर आती है हमें, 63%, 4 to 9 का टारगेट नजर आता है। ठीक है, तो अच्छी, अब आपने देखा होगा मैंने थंबनेल के अंदर 700 का टारगेट नजर आया, वो टारगेट कहाँ से निकल रहा है उसकी बात भी कर लेते हैं एक बार। देखो वो टारगेट यही है जो लाइफ इनका लाइफ टाइम हाई है 717 का। ये कैसे मुझे लगा कि ये शायद अचीव हो जाए, मतलब अचीव होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये उन्होंने बनाया था जून के, अगर आप देखोगे तो ये बनाया था मई के अंदर। ठीक है, 30 मई 19 को इन्होंने लाइफ हाई बनाया था। उसके बाद स्टॉक लगातार नीचे आया, नीचे आके अब अच्छी खासी रेंज बनाई, और इस रेंज को इन्हें फिर ब्रेकआउट अभी ब्रेकआउट किया था, लास्ट नवंबर 23 में ब्रेकआउट किया था। ठीक है, तो एक बार 19 से फाइनेंशियल में क्या चेंजेस आए अगर वो देखते हैं हम, तो 19 में जो रेवेन्यू था इनका 6302 करोड़ का था, जो बढ़कर अब 12,394 का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और जो नेट प्रॉफिट था वो 861 करोड़ से बढ़कर 1260 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ यहाँ पर भी है। तो अब हम अगर उसी हम अब जब कहते हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू हो गया, उससे ज्यादा कहते हैं नेट प्रॉफिट हो गया, और लगातार जो बैंक की क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, हमने 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखी, लगातार इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो एटलीस्ट पहुंचना चाहिए ना। बिल्कुल, और अगर ये यहाँ तक जाता है तो हमारे पास कितना गेन हमारे पास नजर आता है, ऑलमोस्ट 170% का, 170% का गेन मुझे इसमें नजर आता है। अगेन बात मेरी किसी तरह की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक जो फंडामेंटल मुझे जो आपके सामने डिस्कस की फंडामेंटल और ट्रेडिंग, सॉरी, टेक्निकल चीजें देखिए, बेस उन पे हमें एक हाई लाइफ, एक न्यू टारगेट, एक मतलब दो टारगेट नजर आते हैं। एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमारा पैटर्न बना हुआ है उसके बेस पर, और एक वो टारगेट जो एक लाइफ टाइम इनका हाई है, पर फंडामेंटल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए जब वो लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो उसके वहां पे हमारे दो टारगेट निकल जाते हैं। ये अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है कौन किस टारगेट के लिए प्ले करता है। हाँ, बट आप मेरे कहने से नहीं करेंगे, मेरे कहने से सिर्फ एक बार स्टडी करेंगे, फिर आप अपने लिए डिसीजन होगा, आप खुद से डिसाइड करेंगे। ठीक है, मेरे कहने से बस चीजों को समझेंगे। ठीक है, हाँ, बट अगर हाँ, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क अगेन वही है, होल्डिंग पीरियड। नहीं पता कि जो पहला वाला टारगेट और दूसरा वाला टारगेट, उसमें दोनों में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ, लगातार जिस तरह से फंडामेंटल इंप्रूव होते जा रहे हैं, वो टारगेट जब इस तरह के चल रहा है, मार्केट भी साथ देती है, तो ऑल ओवर मार्केट सेंटीमेंट आती है, तो इस तरह के टारगेट हिट होने में, जो मतलब हमारा कप विद हैंडल वाला टारगेट निकलेगा, वो हिट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट 2-3 क्वार्टर में हिट हो जाता है। ठीक है, बट अगेन ये मार्केट है, और ओवर सीजन खराब भी हो सकते हैं, फंडामेंटल कितने ही अच्छे हो, बट रिस्क वही है, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड हमें नहीं पता कि कितना टाइम हमें लगता है। तो जब भी आप अपने लिए कोई पोजीशन बनाएं या किसी स्टॉक को कंसीडर करें, तो प्लीज होल्डिंग पीरियड का एक हमेशा रहेगा, उसको कंसीडर आपको करना ही होगा, तभी हम मार्केट में हम काम कर सकते हैं। ये मेरी किसी तरह की बैंक और सेविंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।